हेलो एवरीवन। आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो YouTube के इतिहास में आज मैं एसे का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। एसे का ये वो एसे है जो हर कैंडिडेट को सीखना है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल कोड की तैयारी कर रहा है। एसे लिखने के लिए तो आएगा ही, तो डरना नहीं है। एसे का जो आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इस पोस्टमार्टम के बाद आपको लगेगा कि एसे कितना आसान है और कितना एसे लिखने से पहले ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये जो एसे हम आज बताएंगे, इसके टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे और कैसे लिखा जाए वो बताएंगे, और एक आपको पैटर्न में लिखा हुआ भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन सारे नहीं चमकते हैं। चमकते वही हैं जो सही मैचिंग और सही तरीके से पहनते हैं। अब लाल टाई गले में ये सिर्फ गाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर लाल टाई पहन के हर कोई निकले और लाल पैजामा पहन के निकले तो हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैचिंग, पैटर्न और सबको फॉलो करके जो पहनता है तभी वो हैंडसम दिखता है। तो इंसान तो हैंडसम दिखता है कपड़ों से, बातों से, लेकिन ये ऐसे दिखेगा कैसे? अब ऐसे पढ़ने के लिए देखते होंगे कि ऐसे जब चेक करने वाला एग्जामिनर किसी किसी का कॉपी एक लाइन पढ़ने के बाद ही मार्क्स रिकॉग्नाइज कर देता है कितना देना है इसको। तो आपको ऐसे का शुरुआत कैसे करना है वो बताएंगे। कैसे आप रीडर को पकड़ के रखोगे, थाम के रखोगे, भागने नहीं दोगे, ताकि आपके ऐसे पे उसकी निगाहें और हाथ दोनों थम जाए। ठीक है, तो अब आते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो, अगर हमारा किया हुआ ये मेहनत आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करना, शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे से ही। ऐसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से एक कोटेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, उसके बारे में बताते हैं। आइदर राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग। ये जो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिख दिया है, ये आप लोग सबके लिए है कि या तो कुछ ऐसा लिखो या कुछ ऐसा करो। दो चीज है। कहता है कि आइदर राइट समथिंग, कुछ ऐसा लिख दो जो पढ़ने वाला एकदम व्याकुल हो जाए, उसको आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे आप देखते हो कोई कोई नोवेल पढ़ते होगे तो आप थम के रह जाते होगे और नोवेल एकदम खत्म करने की जिज्ञासा, ललक आप में एकदम भरी रहती है, एकदम खाना पीना सब त्याग देते हैं कि नहीं नोवेल नोवेल। पहले लोग नोवेल के लिए पागल थे, आज लोग वेब सीरीज के लिए पागल हैं। वेब सीरीज जब स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि लगता है कि कितना जल्दी खत्म कर दे, क्योंकि वो बंध जाते हैं, उनकी निगाहें, उनका दिमाग उस पे थम जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी ठीक वही बोला कि कुछ ऐसा आप कर दो, कुछ ऐसा लिख दो जिससे पढ़ने वाले का मूल्य समझ में आए, वो मूल्यवान हो जाए। या फिर कुछ ऐसा कर दो, है ना, डू समथिंग, कि लिखने के लिए लोग मजबूर हो जाए। या तो कुछ करो कि लिखने के लिए मजबूर हो जाए, या कुछ ऐसा लिख दो कि पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये था कि अब ये जो लाइन बोलना, इसके पीछे का रीजन समझो कि जब कोई ऐसे जब आप स्टार्ट करते हो, जब उसको इंट्रोड्यूस करते हो, जब उसका इंट्रोडक्शन देते हो आप, तो आपको उसके इंट्रोडक्शन में आपके ऐसे का टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको उसके हिसाब से कुछ ऐसी बातें, कोटेशन, कुछ ऐसा शेर व शायरी लिख देना है जो आपका नॉलेजेबल भी हो, वर्थ रीडिंग भी हो, और लोग पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाएं आपकी उस लाइन को पढ़ने के बाद कि आखिर क्या खास है इसके ऐसे में जो इतना शानदार लाइन लिख दिया है। ठीक है ना? तो इसी शानदार लाइन के साथ ऐसे को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और ऐसे का एक जो लिखा मैंने, अ वेरी गुड गाइड, अ वेरी गुड गाइड, एक अच्छा, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक
है ना, टू गुड राइटिंग, वो आपके सामने कोई भी हो सकता है। गाइड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मार्गदर्शक मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको आज जो हम गाइड करने वाले हैं, ये आपको लगेगा कि हाँ यूट्यूब में इतना सारा वीडियो देख लिए, लेकिन आज तक ऐसे के बारे में ऐसा किसी ने नहीं बताया। सब लोग बताते हैं कि क्या होता है, अभी हम जो बताएंगे वो क्या होता है, दोनों का कंपेयर करना, और थोड़ा भी तुमको लगे कि नहीं कुछ डिफरेंट है, तो अच्छा कमेंट करना और शेयर करना। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट एन एसे, कैसे किसी एसे को लिखा जाए। मैं कहूंगा कैसे कोई सुंदर एसे लिखा जाए, एक बेहतरीन एसे लिखा जाए कि लोगों के लिए वो नजीर बन जाए, है ना। लोगों के लिए नजीर बने या ना बने, लेकिन एग्जामिनर के लिए नजीर बन जाए, ताकि एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे दे, अच्छा मार्क्स दे, एकदम ठोक के मार्क्स दे, एक नजर में दे दे, उसको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, पहले लाइन से वो इंप्रेस हो जाए। तो टिप्स में क्या है, उसके पहले हम जानेंगे कि एसे के पार्ट्स क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो मैं अभी इस बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि मेजर 3 ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस 3 पार्ट को तो सब बताता है, लेकिन उस 3 पार्ट के अंदर क्या क्या होता है ये कोई नहीं बताता है, वो आज हम बताएंगे। तो बने रहिए इसी के साथ और देखते रहिए आगे, ठीक है ना। और हम आगे आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, एकदम से सारे लोग इसको जानते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसे का, ये सारा लोग जानता है, सीबीएसई वाला, आईसीएसई वाला, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाला। लेकिन इसके अंदर कैसे इसको और बेहतरीन तरीके से लिखना है और कैसे इसको अपना एक सही तरीके से पेश करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो कहते हैं कि देयर आर मेजर 3 पार्ट्स ऑफ एन एसे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय जिसको कहते हैं। देखो एक वर्ड था इसमें, जो इंट्रोडक्शन का जो हम पार्ट किए हैं, उसमें है ग्रैबर। ग्रैबर मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, ये एक्चुअली हुक। ग्रैबर का मतलब जो ग्रैब कर ले, चुरा ले, किसी के मन को चुरा ले, ग्रैब कर ले, है ना। ऐसा लाइन लिख दो, ठीक ना, कदरदान, ऐसा लाइन लिख दो कि सारे लोग उस लाइन को पढ़ने के लिए उसके बाद व्याकुल हो जाए। उसके बाद कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सस्पेंस। तो ऐसा कुछ लिख दो कि लोगों का दिमाग, लोगों का वो दिमाग तुम्हारे बातों पे थम जाए, ग्रैब कर लो, कैप्चर कर लो। हुक, उसी को सेम वर्ड है हुक। ग्रैब द रीडर्स अटेंशन फर्स्ट। हाँ जी, सबसे पहले पाठक जो पढ़ने वाला है या जो चेक करने वाला है या एसे को, उसका अटेंशन तो आप ले लो, उसी को कैप्चर कर लो। एंड स्टार्ट ऑफ ब्रॉड, सबसे पहले बोलता है कि स्टार्ट जब आप करो तो कैसे, अगर आप किसी को अटेंशन, किसी का आपको खींचना है, तो पहले नहीं बोलते, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बोलना है, बहुत सेखी भगारना, लंबे लंबे फेंकना, हाँ लिमिट में, टॉपिक से रिलेटेड लंबे लंबे फेंकना। ये नहीं कि टॉपिक है एआई का और फेंक रहे हैं पॉलिटिक्स पे, वो नहीं, ठीक ना। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही होना चाहिए। अब क्योंकि हम ये एसे का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट ऑफ ब्रॉड, बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, एंड देन नैरो डाउन टू टुवर्ड द थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद उसकी संकीर्णता को ध्यान में रखते हुए उसको दिखाना है कि आपको आकाश से चलना है इंट्रोडक्शन में, अब पाताल को नहीं भूलना है, उसको भी टच करना है, ठीक ना। क्योंकि अगर आपको अर्श पे पहुंचना है तो फर्श को टच करना होगा। फर्श को अगर टच नहीं किए तो कैसे अर्श पे पहुंचोगे। हर आदमी अमीर पैदा नहीं होता, अमीर बनने के लिए किसी को बहुत जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। और अमीर के घर में अमीर जो पैदा लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो अमीर ही रह जाते, वो अपने कर्मों से गरीब भी हो सकते हैं। तो आप ये मत घबराओ कि आप अगर अभी तैयारी कर रहे हो
तो आपका अभी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ है। ऐसा कुछ नहीं। आप इस चीज को ध्यान में रखो कि जितना ज्यादा स्किल सीखना है, जितना ज्यादा हम सीख पाएंगे, जितना ज्यादा गेन कर पाएंगे, वही चीज। तो ये तो पहला चीज समझ में आया, कैसे ग्रैब करना है, ब्रॉड से स्टार्ट करना है, नैरो तक जाना है, और थेसिस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना थेसिस तैयार करना है। सेकेंड नंबर है थेसिस, जिसमें आपको मेन आइडिया क्लेम करना है। आखिर आप ऐसे के थ्रू आप कहना क्या चाहते हो, मेन आइडिया आपको क्लेम, यू आर मेकिंग असर्ट। असर्ट का मतलब है जोर देना, उन बातों पे जोर देना, समथिंग हियर। आप बोलेंगे कल सर क्या कैसे जोर दें, उसका हम थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं कि ये कुछ वर्ड है, बिकॉज, वाई, यू थिंक दैट, आप ऐसा क्यों सोचते हो, या आखिर इसके पीछे क्या है, द एविडेंस, सबूत क्या है, एलिमेंट्स, ऐसे दो जो ऐसे के थेसिस को सपोर्ट करे, ऐसे के थेसिस को सपोर्ट करे। ये था आपका इंट्रोडक्शन को दो भागों में मैंने बांट दिया, दो भागों में, और ये दो भागों पे आप इंट्रोडक्शन तैयार करोगे 100% एकदम से खूबसूरत और जानदार होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आगे, हाँ आगे देखिए, आगे का और भी इंटरेस्टिंग होने वाला, यही तो मेन पहुंचना था, यही समझना है, यही सीखना है आपको, जो आज मैं बताने वाला हूं। बॉडी पैराग्राफ या बॉडी पार्ट्स, बॉडी में क्या क्या डालना है, कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से मिनरल देने हैं, ताकि एकदम बढ़िया से बॉडी एकदम शानदार जबरदस्त तैयार हो जाए, ना ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा पतला हो, हेल्दी, हाँ हेल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो बॉडी पैराग्राफ, सबसे बॉडी पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करते हो, उसमें पहला पॉइंट मैंने दिया एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि आपको उसका पहुंच बताना है कि आपके जो वो ऐसे के थ्रू आप कहां पहुंचना चाहते हो, अपने स्टेटमेंट को कहां ले जाना चाहते हो, या अगर कुछ टेक्निकल चीजें बता रही हो तो उसका पहुंच कहां कहां तक है, वो कहां तक जाएगा। बाय द वे, अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर वर्ल्ड की, तो कंप्यूटर की दुनिया हमें कहां ले जाके छोड़ेगी, उसका पहुंच कहां है, अब क्या ये ग्लोबल है या ये नैरो है, वो सब। तो ये एक्सेसिबिलिटी है हमारा, ये है एक्सेसिबिलिटी कि कहां तक पहुंचना है हमको, ये बताना है। अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा इसके बाद एक्सेसिबिलिटी वाला चीज सोचना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रट लो, अगर अच्छा नंबर लाना है तो ये पॉइंट रट लो। नहीं पहले जाते थे और हिस्ट्री में पॉइंट रट के खुद से डील करते थे, बस वही पॉइंट है, खुद से डील करो। अगर समझ में आएगा पॉइंट तभी तो डील कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या खाक डील कर पाओगे, क्या क्या कर पाओगे, कुछ नहीं आएगा। दिमाग तो हमारा अतरंगी है, दुनिया भर का इसमें विचार है, कभी इंस्टाग्राम का विचार आता है, कभी फेसबुक का विचार आता है, और आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। तो उनमें से जो सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव चीजों को निकालना है, तो वही सेलेक्टिव चीजों को निकालने का ये कैप्सूल है, ठीक है ना। और ये कैप्सूल है पहला एक्सेसिबिलिटी। दूसरा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे हैं, तुम्हारा इंगेजमेंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक ना, अभी पहले तैयार हो जाओ। इंगेजमेंट मतलब कि वो किस किस चीज से इंगेज होगा, जुड़ेगा, वो आपका पॉइंट किस किस चीजों से जुड़ेगा, किन किन बातों को आप जोड़ोगे, उससे किन किन पॉइंट को आप रखते हो। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप कैसा देखते हो वो विचार, व्यक्तिगत तौर पे उसका पर्सनली आपके लिए उसका क्या यूज है। अगर एआई की बात कर रहे हैं तो आपके लाइफ में एआई ने क्या परिवर्तन किया है, क्या चेंज किया है, क्या ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है काउंटर आर्ग्यूमेंट। जब आपने सवाल किया था अपने आप से ऐसे में कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तैयार रखो। काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब कि उसका जवाब तैयार रखो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, उसका जवाब क्या हो सकता है। उसका जवाब कोई और देने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद ही देना है जवाब। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका रिब्यूटल।
ठीक है ना। रिव्यूटल को हिंदी में बोला जाए तो अपनी ही बातों का या अदर के बातों का खंडन करना, रिव्यूट करना, खंडन करना, तोड़ना, ममोड़ना, है ना, उसकी बातों के कि हाँ इसमें ये खामियां भी है, ये है, मान के कि क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज आपने बहुत सारा बखान कर दिया तो रिव्यूटल में आप डिसएडवांटेज दिखा दो। उसके कुछ तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बैड और एक गुड। तो आपने जब किसी चीज के आप देखते हो तो उसमें दोनों पहलू को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप अगर किसी टॉपिक को लिख रहे हो, किसी टॉपिक का ऐसे तैयार कर रहे हो, तो कम से कम कुछ तो उसका निगेटिव रहा होगा, उसको आप छुपाने की कोशिश ना करो। तो आपको अपनी बातों का खंडन भी करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन में बताते हैं कि अपना विचार प्रकट कर दो, लेकिन कंक्लूजन में हमने बताया कि इसके दो पार्ट है। रीस्टेट थेसिस, जो आपने ऊपर थेसिस दिया था जिसको बोले थे मेन आइडिया, मेन आइडिया में जो थेसिस दिए थे उसी विचारों को और थोड़ा सा ब्रॉड करके आप उसको रीस्टेट तैयार करो और उसमें कुछ अलग वर्ड डालो। और ये डालने के बाद जब आपका तैयार होगा, एक लास्ट आपको क्लोजिंग देना है, क्लोजिंग पॉइंट देना है एसे का, और आपको वर्ड का लिमिट। इससे आप क्या होगा, अगर ये सीख जाते हो तो जो जिन लोगों को भी वर्ड के लिमिटेशन में प्रॉब्लम होता है, लगता है कि अरे 150 वर्ड में लिखना है, कैसे लिख पाएंगे, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो इससे आप उसको भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है क्लोजिंग लास्ट दोगे। अब बोलेंगे सर इतना तो बोल दिया, हमको नहीं समझ में आया। अभी हम इसका एक फॉर्मेट दिखाएंगे, 100% समझ में आएगा कि एक फॉर्मेट मैंने लिखा है, एक मैंने बनाया है इसी पे, और वो देखिएगा कि कैसे आगे रहेगा। अरे समझ में। तो इसके बाद मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा और उस फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। हाँ, आज वो फॉर्मेट देख लो। इतना तो मैंने बता दिया, इतना पढ़ा दिया, आप कहेंगे सर इतना सारा बात तो बोल दिए, लेकिन हमको एक लिख के भी दिखा दीजिए इसी तरीके से। तो मैंने उस पर भी काम किया है, वो काम देखो। टॉपिक है द रोल ऑफ एआई इन मॉडर्न एजुकेशन। हाँ जी, बहुत शानदार टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या डिजिटल वर्ल्ड का या कंप्यूटर का क्या योगदान है शिक्षा में, ये आप और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये एआई का देन है, डिजिटल वर्ल्ड का देन है कि आज हम आपके सामने डिजिटल बोर्ड लेके और कैमरे के सामने खड़े हैं, और आपके हाथ में जो मोबाइल दिख रहा है, बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं, वेब ऐप दिख रहे हैं, मोबाइल ऐप दिख रहे हैं, डेस्कटॉप ऐप दिख रहे हैं, वो सब इसी का तो देन है। इसको कैसे भूल सकते हैं। तो इसके लिए तो लॉट्स ऑफ विचार है मेरे दिमाग में। लिखने के लिए तो एक किताब लिख दे, लेकिन क्या लिखना है और क्या छोड़ना है ये भी तो आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है, कि द रोल ऑफ एआई इन मॉडर्न एजुकेशन, ये टॉपिक है। अब आप एग्जाम में जब लिखोगे तो हमने ये टॉपिक लिख दिया आपको समझाने के लिए, टॉपिक लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये हेडलाइन जैसे डाला है मैंने, अंडरलाइन करके चाहो तो आप डाल सकते हो, हेडलाइन को थोड़ा खूबसूरत बना सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब ये देखिए कि मैंने 2 पार्ट किया था इसका इंट्रोडक्शन का, वो 2 पार्ट के लिए मैंने 2 पैराग्राफ तैयार कर दिया कि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट कहता क्या है कि मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न एजुकेशन की, तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में कुछ बोल रहे हैं। Education has evolved more in the last 2 decades than in the previous 2 century। कितना बड़ा बात है कि एजुकेशन का जो इवॉल्व हुआ है वो पिछले बीते हुए 2 दशकों से के अपेक्षा के मुकाबले प्रीवियस जो 2 सेंचुरी 2 सदी हुई उसके ज्यादा इवॉल्वमेंट है उसका। एंड फॉर दिस ग्रेटफुल, और हम इसके लिए आभार किसका प्रकट करेंगे, ग्रेटफुल है हम, थैंकफुल है। आप ग्रेटफुल लिखो, थैंकफुल लिखो, सब चलेगा।
हम उसके लिए ग्रेटफुल है टू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जो भी है टेक्नोलॉजी, तकनीक के ही सहारे तो हम यहां तक पहुंच पाए। तो टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, हैज टोटली रिवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन। शिक्षा को पूरी तरह से बदल देने का काम जो किया है वो एआई या फिर टेक्नोलॉजी ने किया है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज के जो विदेश के बच्चे इंडिया में पढ़ नहीं रहे होते, और इंडिया के बच्चे विदेशी टीचरों से, फॉरेनर शिक्षकों से नहीं पढ़ रहे होते। ये टेक्नोलॉजी का देन है कि आज इतने सारे यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, है ना, इतने सारे साइट्स, है ना, शॉपिंग साइट्स, सारे इस टेक्नोलॉजी का ही तो देन है। ठीक है, तो इसने एक क्रांतिकारी की परिवर्तन किया शिक्षा के युग में। अब बाय इनहेंसिंग क्या क्या ये सुधार किया, इनहांस किया, एक्सेसिबिलिटी सुधार दिया, यानी पहुंच, कहां तक पहुंचना था कहां पहुंचा दिया। ठीक ना, तो अभी तो पहुंचना था हमको चांद पे, पहुंचना था चांद पे, और हम चांद से आगे निकल गए, सूरज पे भी पहुंच गए। आदित्य L1 का नाम तो सुना होगा, है ना। L1 अध्ययन करता है किसका, सन का, ठीक ना, स्टडी ऑफ सन। तो वहां तक पहुंच गए। तो ये कौन पहुंचाया, टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड कहेंगे कि इनहांस किया, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव किया, इंगेजमेंट को फॉस्टरिंग किया, पर्सनलाइज किया लर्निंग को, व्यक्तिगत तौर पे जो लर्निंग है उसको बहुत बेहतरीन बनाया। तो ये है हमारा, ये दो पार्ट में इसलिए बोला मैंने कि ये जो पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा थेसिस का पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये वही पार्ट है जिसको हम बोल रहे थे हुक, इसको टांग दिए, आप समझो हुक है, हुक, हुक पे टांग दिए। ठीक ना, तो ये लाइन हमारा जो है ना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा था उसको टांग दिया था, वो टंग गया वहीं पे। ये एजुकेशन का वर्ड सुन के वो खुश हो गया, आप और भी अच्छा लिख सकते। तो वो टंगा, तभी तुम्हारा मार्क्स भी तुम्हारे कॉपी में टंगा, नहीं तो नहीं टंगता। वो अटकता, वो अगर नहीं टंग पाता, वो अगर नहीं रुक पाता तो तुम्हारा मार्क्स भी नहीं रुक पाता। उसकी मर्जी, बाकी तो रब जाने। हमारा जितना हो सकता है हम मेहनत कर सकते हैं, हम अपना ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और हमारे बस में कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से। हाँ, तो अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ में। बॉडी पैराग्राफ में मैंने बोला आपको कि कितने पार्ट थे बॉडी पैराग्राफ के, वो टोटल 5 पार्ट मैंने बताया था आपको। सबसे पहला क्या था, एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर दिया आपने इसमें राइटिंग में। देखिए ये पहला पैराग्राफ। अब ये भी बात बताना आपको जरूरी है कि जो पार्ट लिखे थे, जो टाइप्स लिखे थे, एक्सेसिबिलिटी या रिव्यूटल या जो भी, वो आपको कॉपी में मेंशन नहीं करना, वो दिमाग में रखना है, वो दिमाग में रखना है और उसके रिलेटेड वर्ड लिखने हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल टूल्स ब्रिजिंग द गैप फॉर रिमोट लर्नर्स। कितना शानदार बात है कि जो दूर दराज के शहरों में जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको जोड़ने का काम, उसको हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम, या उसके गैप को मिटाने का काम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल टूल ही तो कर रहा है। डिजिटल टूल आप फेसबुक को कह सकते हो, यूट्यूब को सब कह सकते हो। ये सब ब्रिज का काम कर रहा है। देखो ये सब एक पुल निर्माण कर रहा है, किसके लिए, जो रिमोट लर्नर है, जो गैप में फंसे हुए थे। ये है एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है यूज ऑफ मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव एंड मेथड टू मेक लर्निंग इंजॉयबल। देखो ऐसा कर दो कि लर्निंग इंजॉयबल हो जाए, है ना, खुशनुमा हो जाए, लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, लोग जानना चाहें, लोग पढ़ने के लिए टाइम देना चाहें, कुछ ऐसा कर दे, है ना। तो मल्टीमीडिया, इसमें भी ये दूसरा पार्ट आपको लिखना नहीं था। नेक्स्ट है आपका एआई ड्राइवन प्लेटफॉर्म टेलरिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू इंडिविजुअल नीड्स। व्यक्तिगत तौर पे जितनी भी जिसकी आवश्यकताएं हैं सबके लिए एआई ड्राइवन प्लेटफॉर्म चल रहा है, जो आपको उसको
सिखाने का काम कर रहा है। एंड द लास्ट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर हो गया, ठीक है ना। द डिजिटल डिवीजन एंड ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। ये देखिए वो वही चीज है, मैं अपनी बातों का खंडन करना था, जैसे दे रहा था कि डिजिटल डिवीजन या ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, हद से ज्यादा निर्भरता टेक्नोलॉजी पे, वो भी गलत है, ठीक है ना। तो अभी और भी बचा है इसमें, अभी बता रहे हैं आपको, देखिए। हाँ, तो देखिए ये जो लास्ट बचा है हमारा कंक्लूजन का, इसमें देखिए कि इनिशिएटिव टू एड्रेस दीज चैलेंजेस लाइक अफोर्डेबल इंटरनेट। हाँ, यहां पे देखिए ये मुसीबत है जी, ये आपका इसी को कहते हैं निगेटिव पॉइंट, कि आदमी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंसी उसकी टेक्नोलॉजी पे हो गई, लेकिन अगर इंटरनेट अफोर्डेबल ना हो तो सारे लोगों तक पहुंच ना पाएगा, है ना। जीबी बढ़ाते बढ़ाते अपना जी निकल जाएगा, है ना। आजकल क्या हो रहा है, इतना ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई कि घर में आटा हो ना हो, मोबाइल में डाटा होना चाहिए। मोबाइल में डाटा है तो सही है, आटा नहीं है तभी काम चलेगा। तो यही है डिपेंडेंसी, कि टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटेडली ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये निसंदेह तरीके से, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है मेरे बंधु, कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को काफी बदल दिया। इस बात को तो हम मानते हैं। एज वी इम्ब्रेस, जैसे हम लोगों ने गले लगाया है इसको, डिजिटल को, डिजिटल वर्ल्ड को, एआई एज को, है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो एज है उसको, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी थ्रू थॉटफुल इन एजुकेशन विल शेप द ब्राइटेस्ट फ्यूचर अहेड। जिस तरीके से हमने इसको गले लगाया है, ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत ही शानदार फ्यूचर आगे देने वाला है। अब इस तरह से दोस्तों, ये हमारा एक कंप्लीट, बड़े कम शब्दों में एक परफेक्ट एसे लिखा गया। ये एसे लिखा चुका है, आप इस टेक्निक को यूज करके 2-4 एसे कम से कम प्रैक्टिस करो और खूब सारा इस टेक्निक को यूज करके आप लिखो, और ऐसे ही सोचो आप बेहतरीन एसे लिख पाओगे। इसकी 1000% गारंटी मैं देता हूं। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सिविल कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, वो मैंने ये इसको सिविल कोर्ट क्लर्क के ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ है कि कम शब्दों में, ठीक ना। आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग के पास पहुंच पाए और उसको गेन कर पाए, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरा यह किया गया मेहनत आपको के लिए काम आए, और इससे ज्यादा भी मैं करता रहूंगा। थैंक यू।